हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई असेसमेंट्स अंडर इनकम टैक्स। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट्स अंडर इनकम टैक्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आइए देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ई असेसमेंट्स। ई असेसमेंट्स का इम्पैक्ट क्या है? ई प्रोसीडिंग्स एंड ई असेसमेंट्स विल चेंज द फ्यूचर ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एंड द फ्यूचर ऑफ इनकम टैक्स लिटिगेशन। एक जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एक बेस हैं आगे जाके जो इनकम टैक्स लिटिगेशन अराइज होगी उसका। तो जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एक ड्रास्टिक चेंज फेस कर रही हैं, तो ये बात तय है कि आगे जाके इनकम टैक्स लिटिगेशन, चाहे वो आईटीएटी लेवल पर हो, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर हो, हाई कोर्ट लेवल पर हो, वहाँ पर भी ड्रास्टिक चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस ई प्रोसीडिंग्स एंड ई असेसमेंट्स आने वाले हैं। So this will going to be a very big impact of e-assessments over income tax litigation. Now first I like to clear this thing that e-proceedings are not as equal as faceless assessments. जो फ्यूचर है ई प्रोसीडिंग्स का वो फेसलेस असेसमेंट्स ही है, बट आप अभी जो करंट सिनेरियो में जिस तरीके से ई असेसमेंट्स हो रहे हैं, ई प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो फेसलेस असेसमेंट्स हैं। वो फेसलेस असेसमेंट्स नहीं हैं। फेसलेस असेसमेंट्स में असेसिंग ऑफिसर आइडेंटिटी will not be known to each other. There will be one centralized e-assessment center. There will be further 5 regional e-assessment centers, 4 or 5. So in e-proceeding the scenario is not the case. But आप ये कह सकते हैं कि e-proceedings एक बढ़ता हुआ कदम है फेसलेस असेसमेंट्स की तरफ। ई प्रोसीडिंग्स में आप जो भी आपके असेसिंग ऑफिसर हैं, आप उनको जानते हैं, बिकॉज जो नोटिस आएगा उस पर उनका नाम आएगा, डिपार्टमेंट का एड्रेस आएगा, और जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है वो भी आपको जानता है, क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑफिसर को आपका पैन दिख रहा है, आपका डेटा जो भी पर्सनल डेटा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स, वो भी आपको वहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ई प्रोसीडिंग्स अभी फेसलेस असेसमेंट्स के लेवल पर नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि ई प्रोसीडिंग्स एक स्टेप है फेसलेस असेसमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करते हैं ई प्रोसीडिंग की। बहुत फेमस एक वेबसाइट है जिसको मैं कहता हूँ वेबसाइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपके पास पैन है, आप पैन को यूज़ करके वहाँ पे एक ई फाइलिंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से बहुत आराम से OTPs के थ्रू ई फाइलिंग अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। 5 से 7 मिनट का एक प्रोसेस है, वो आपको कंप्लीट कर देना है। जब आप अपने ई फाइलिंग अकाउंट में इनकम टैक्स में लॉगिन करेंगे तो आपको ये ई प्रोसीडिंग्स का एक टैब दिखेगा, जो मैंने रेड सर्किल से मार्क किया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे ही सारी आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग कंडक्ट होनी है, इसी टैब के अंदर। जब आपकी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो ये ई प्रोसीडिंग्स के अंदर आपको प्रोसीडिंग्स कैसे नज़र आएंगी, वो है यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे। देखिए, पैन मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट। असेसमेंट ईयर जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट है इस वाले कॉलम में। वहाँ पे उसके बाद प्रोसीडिंग्स का नाम आपकी 143(3) की प्रोसीडिंग्स हैं, 147 की प्रोसीडिंग्स हैं, 144 की प्रोसीडिंग्स हैं। उस प्रोसीडिंग्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप ई प्रोसीडिंग्स में रहना चाहते हैं या ई प्रोसीडिंग्स से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, हाँ जी, कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी बात आगे जाके हम करने वाले हैं कि आप ई प्रोसीडिंग से ऑप्ट आउट कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और कौन से वो ऐसे केसेस हैं जो ऑल टुगेदर ही ई प्रोसीडिंग से बाहर रखे गए हैं। तो अगर वो सब चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप ई प्रोसीडिंग से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोसीडिंग स्टेटस, उसके बाद प्रोसीडिंग लिमिटेशन डेट, मतलब टाइम बारिंग डेट फॉर कंक्लूजन ऑफ असेसमेंट, उसके बाद प्रोसीडिंग क्लोजर डेट। एक उसके बाद लास्ट टैब आता है एक्शन का, जिसमें लिखा हुआ है ऐड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी, यहाँ पे अगर क्लाइंट ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और आप क्लाइंट के बिहाफ पे ई प्रोसीडिंग्स में डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पे एक्शन में जो टैब आ रही है, यहाँ पे आप एज अ सीए या एज अ एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर क्लाइंट, तो अपने आप को यहाँ पे आप ऐड कर लें। उसके बाद जो सीए वाला जो लॉगिन होता है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे,
वहाँ पे लॉगिन करें। तो जब आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड पे जो ये टैब दिख रहा है आपको, ये टैब ऐसा दिखेगा जब आप वहाँ पे अपने अकाउंट में ई प्रोसीडिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइंट का पैन दिखेगा, आपके क्लाइंट का नेम दिखेगा, असेसमेंट ईयर और कौन से पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स के लिए क्लाइंट ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जब आप उसको ऐड करेंगे और आपको यहाँ पे उसको एक्सेप्ट भी कर लेना है। तो यहाँ प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करके जो ये रेड कलर का जो प्रोसीडिंग्स नेम में लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 147 फॉर एग्जांपल, तो इस पर क्लिक करके आप क्लाइंट के सारे नोटिसेस रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका रिप्लाई है, जो भी आपके सबमिशंस हैं, आप यहाँ पे इसी टैब पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये है प्रोसीजरल एस्पेक्ट कि किस तरीके से लॉगिन क्रिएट होगा और किस तरीके से आपको ई प्रोसीडिंग्स में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। ये डॉक्यूमेंट ई फाइलिंग के डिजिटल सिग्नेचर से भी जा सकते हैं और आधार OTP से भी आप इनको फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ई प्रोसीडिंग्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT 8/2017 issued on 29th of September 2017 as a part of e-governance initiative to facilitate conduct of assessment proceedings electronically. Income Tax Department has launched e-proceeding facility. हाँ जी, एक ई गवर्नेंस फैसिलिटी का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जितनी भी असेसमेंट्स हैं उनको ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी पे लाया जाए। It is a simple way of communication between the department and SSE through electronic means without the necessity to visit income tax office. हाँ जी, ये ई प्रोसीडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ कि कितना बड़ा बेनिफिट है। अगर मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और कोई लंबा चौड़ा केस डिस्कस हो रहा है जिसमें इन डेप्थ डिस्कशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे डिटेल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं और इन डिस्कशंस की वजह से आपको बाहर वेट करना पड़ रहा है अपने केस के लिए, तो यहाँ पे ये जो टाइम का जो वेस्ट एक प्रोफेशनल का होता है, ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्रोफेशनल का बहुत सारा टाइम यहाँ पर बच जाएगा। और एक और ख़ास बात जो मैं आपके साथ इसमें शेयर करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आपकी हियरिंग की डेट है 30 जून, तो you don't have to wait to submit documents till 30th June. For example, 5 documents are required and if your 2 documents are ready, then you can submit 2 documents by today. You don't have to wait for 30th June. तो स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट प्रोसीडिंग्स भी कंप्लीट होती जाएंगी और ये एक टैक्स फ्रेंडली मेजर है। कंप्लायंस बर्डन को ये बहुत हद तक रिड्यूस करता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे डेटा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे क्लाउड की तरह सेव हो जाते हैं। यू कैन रिफर दोज डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम। तो मेरे हिसाब से तो एक बढ़िया स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है सारे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पे ले जाने का। ई प्रोसीडिंग्स वुड एनेबल सीमलेस फ्लो ऑफ लेटर्स, नोटिसेस, क्वेश्चनियर्स, ऑर्डर्स एटसेट्रा फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर टू द कंसर्न्ड SEC अकाउंट इन ई फाइलिंग वेबसाइट। इट इज़ अ सीमलेस फ्लो। आप यहाँ से सबमिट करेंगे, उधर इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को उसकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे उसको वो दिख जाएगा। इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं। ऑन रिसीट ऑफ डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन SSE वुड बी एबल टू सबमिट द रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद अटैचमेंट बाय अपलोडिंग द सेम। हाँ जी, यहाँ पे अटैचमेंट्स अपलोड करने की भी फैसिलिटी दी हुई है। द रिस्पॉन्स सबमिटेड बाय द SSE वुड बी व्यूड बाय असेसिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिकली इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन। जो भी आप रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे वहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑफिसर उसको देख पाएगा। ITB एक एप्लीकेशन है, उधर डिपार्टमेंटल एंड पे डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं PDF फॉर्मेट में। दिस वुड बिसाइड सेविंग प्रीशियस टाइम ऑफ द टैक्स पेयर, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस टाइम जो प्रीशियस टाइम है टैक्स पेयर का या फिर प्रोफेशनल का, अगर आप टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है। बिकॉज इट इज़ ऑल 24/7। इफ़ यू वॉन्ट टू सबमिट डॉक्यूमेंट एट डे यू कैन डू इट, एट नाइट यू कैन डू इट, एट मॉर्निंग यू कैन डू इट, and it is anywhere anytime convenience, so you don't have to personally visit to your office and sit at your table to submit the document. You can do it anywhere anytime if you have those documents available in soft copy in PDF format. हाँ जी, तो वेबसाइट मैंने आपको पहले भी बता दी थी, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट है जहाँ पे ई प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होंगी। SSE would retain complete information of all e-submissions made during the course of assessment proceedings through e-proceeding facility for reference and record purpose in this e-filing portal account. जो e-filing portal account है उस पर डेटा सेव होता जाएगा। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से क्लाउड प्लेटफॉर्म भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है आपके सारे क्लाइंट्स का जिसके ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं।
Important procedural aspect while conducting assessment proceedings in e-proceedings as per instructions 1/2018 issued by Central Board of Direct Taxes CBDT on 12th of February 2018। तो आइए पहले देखे थे हमने साइलेंट फीचर्स, अब हम देखने वाले हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ ई प्रोसीडिंग। सबसे पहला प्रोसीजरल एस्पेक्ट है फॉर इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट इन सेक्शन 142(1) नोटिस शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली एंड डिलीवर्ड अपॉन द एसएससी इन हिज ई फाइलिंग अकाउंट। नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली इशू होगा और उसके ई फाइलिंग अकाउंट में डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे एक और बढ़िया फैसिलिटी है कि अगर आपके ई फाइलिंग अकाउंट में आपने अपना सही नंबर डाला हुआ है तो जैसे ही आपके पास कोई भी इंक्वायरी का लेटर आता है या कोई नोटिस आता है तो वैसे ही साइमल्टेनियसली आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आता है आपको अलर्ट करने के लिए दैट विजिट योर ई फाइलिंग अकाउंट एंड चेक द नोटिस एंड रिप्लाई टू इट। All department orders, communication notices being issued to the SSC through e-proceeding facility are to be digitally signed by the assessing officer। हाँ जी, जब भी कोई डॉक्यूमेंट डिजिटली आए ई प्रोसीडिंग्स के थ्रू आए तो ये इंश्योर कर लें दैट डॉक्यूमेंट हैज़ टू मैंडेटरीली साइंड बाय असेसिंग ऑफिसर थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। असेसिंग ऑफिसर का जिसने नोटिस इशू किया है उसी का ही डिजिटल सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। ये आप इंश्योर कर लें उस नोटिस को। दिस इज द वन ऑफ द वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ नोटिस। Online submission may be filed with the office hours on the date stipulated for compliance। For example, the date stipulated for the compliance is 30 June। तो जो वर्किंग डे टाइम है ऑफिस आवर्स का, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 6 o'clock 6 PM, तो आप 6 बजे तक अपने ऑनलाइन सबमिशंस दे सकते हैं until unless time is not mentioned in the notice। Facility for electronic submission of document through e-proceeding shall be automatically closed 7 days before the time barring date। डॉक्यूमेंट सबमिट करने की फैसिलिटी वेबसाइट पे टाइम बारिंग डेट से 7 दिन पहले बंद कर दी जाएगी। बंद करने का कारण बंद हो भी जानी चाहिए, लॉजिकली सही है, क्योंकि 7 दिन में जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपना ओपिनियन फ्रेम करेंगे, अपनी असेसमेंट को कंक्लूड करेंगे। और अगर ये 7 दिन में प्रोसीडिंग 7 दिन पहले प्रोसीडिंग्स क्लोज नहीं होंगी तो असेसी विल कीप ऑन सबमिटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स। सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू फ्रेम और टू कंक्लूड असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स में टेक प्लेस मैनुअली इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हाँ जी, कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स मैनुअली कंडक्ट होंगी अब वो देखते हैं। वेयर मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी एग्जामिन्ड, जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली एग्जामिन करना कंपलसरी है। Where assessing officer invokes provision of section 131 of the act or a notice is issued for carrying out third party inquiries investigations, जहाँ 131 का इंफॉर्मेशन सीकिंग नोटिस इशू किया गया है। Where examination of witness is required to be made, जहाँ पे किसी विटनेस के एग्जामिनेशन या फिर किसी के क्रॉस एग्जामिनेशंस होने हैं वहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स मैनुअली होंगी, ई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। Whereas show cause notice contemplating any adverse views issued by the AO and assessee request for personal hearing to explain the matter। बहुत बढ़िया केस है, एक बहुत बढ़िया जिसको कहते हैं फैसिलिटी भी दी गई है यहाँ पे प्रोसीजरल एस्पेक्ट में, प्रोसीडिंग्स में, कि अगर कोई भी शो कॉज नोटिस जो एडवर्स है असेसी के लिए, जो असेसी के लिए नेगेटिव है या कोई एडिशंस है, डिमांड क्रिएट करता हुआ शो कॉज नोटिस है, ऐसा कुछ इश्यू होता है तो असेसी रिक्वेस्ट कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को कि मेरे को एक बार पर्सनली मैनुअली सुना जाए। अगर मैं ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी ऑप्ट नहीं करता हूँ इस पर्पस के लिए तो हाँ जी, ये असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को इस मैटर पे पर्सनल हियरिंग चाहिए। प्रोसीडिंग्स केप्ट आउट ऑफ ई प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे पहले जो मैटर थे वो थे जहाँ पे मैनुअल प्रोसीडिंग्स होनी है, बट यहाँ पे इन मैटर्स की बात हम कर रहे हैं जो ऑल टुगेदर ई प्रोसीडिंग से ही बाहर है। पूरे केसेस जो बाहर हैं ई प्रोसीडिंग से, उनकी बात हम इस स्लाइड में करेंगे। सबसे पहला केस, द फर्स्ट केस दैट हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ ई प्रोसीडिंग्स इज सर्च केसेस। सर्च केसेस अभी ई प्रोसीडिंग्स में कवर नहीं है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट केसेस जो सेक्शन 144 के केसेस हैं। सेट असाइड केसेस या फिर रिमांड बैक केसेस जो रिमांड बैक हो जाते हैं फॉर एनी रीज़न, प्रोबेबली बाय ITAT और बाय हायर कोर्ट्स, तो वो केसेस भी प्रोसीडिंग्स के थ्रू कंडक्ट नहीं होंगे। नॉन पैन केसेस जहाँ पे पैन नहीं है बट असेसमेंट हो चुकी है, असेसमेंट्स करनी है और उनके पास पैन नहीं है, तो वो भी प्रोसीडिंग से बाहर हैं। लॉजिकली ये तो बाहर रखना ही है क्योंकि पैन नहीं है तो ये फाइलिंग अकाउंट नहीं है, फाइलिंग अकाउंट नहीं है तो ये प्रोसीडिंग्स की बात ही नहीं आ सकती। E-proceedings enabling amendment, there are few amendment that has been done in the act to enable e-proceedings, e-filings।
So Section 2, Subsection 23C, applicable from 1st of June 2016, provides that hearing includes communication of data and documents through electronic mode. Hearing की definition को बढ़ा के कुछ और भी उसमें ऐड किया गया है कि डेटा और डॉक्यूमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सबमिट होते हैं तो ये मान लिया जाएगा दैट इट इज़ अ वैलिड हियरिंग एज पर इनकम टैक्स लॉज. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन ई असेसमेंट, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ई असेसमेंट्स को लेकर के. सबसे पहला जो यहाँ पे मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है सलेम श्री रामनिवास चिट कंपनी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बाय मद्रास हाई कोर्ट ऑन 4th of February 2020. बहुत बढ़िया जजमेंट है. जजमेंट की हाइलाइट्स आपको पढ़ के बता देता हूँ. Such proceedings means e-proceedings can lead to erroneous assessment if officers are not able to understand the transaction and statement of accounts of an assessee without a personal hearing. तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि जो ई प्रोसीडिंग है वो एरनस हो सकती हैं, वो गलत हो सकती हैं अगर ई फाइलिंग के थ्रू, ई प्रोसीडिंग्स के थ्रू असेसिंग ऑफिसर को जो असेसी कहना चाहता है वो उसको समझ में नहीं आता और उसको समझने के लिए पर्सनल हियरिंग कंपलसरी है. तो ये ई प्रोसीडिंग्स एरनस हो सकती हैं. हाँ जी, अगर आपके किसी पर्टिकुलर केस में असेसमेंट कंक्लूड हो चुका है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, जिस इंटेंशन से मैं कहना चाह रहा था, ई प्रोसीडिंग्स के थ्रू वो नहीं सुनी गई और उसको अलग ही तरीके से समझा गया असेसिंग ऑफिसर द्वारा, तो सर ये जो जजमेंट है, दिस जजमेंट आई वुड से कुड बी अ वेरी गुड स्टेप फॉर यू इन योर सपोर्ट इन योर केस. इसको ज़रूर इस्तेमाल करें आप अपने सबमिशंस के समय पे हायर अथॉरिटीज़ के सामने. अगला जजमेंट जो है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसी ई प्रोसीडिंग्स ई असेसमेंट्स के लिए, FCI OCN कनेक्टर्स लिमिटेड वर्सेस DCIT. यहाँ पे इस जजमेंट की हाइलाइट्स हैं दैट द रिसीट्स ऑफ द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन द मैनुअल मोड हैज़ टू बी सीन एज द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर. अगर असेसी ने ई प्रोसीडिंग्स या फिर ई असेसमेंट फैसिलिटी से ऑप्ट आउट किया है फॉर एनी रीज़न, तो जो भी डेट्स होंगी, जो भी डेट्स कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा वो फिर मैनुअल ही तरीका होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीका नहीं होगा. ये भी बहुत बढ़िया फेवरेबल जजमेंट है बाय केरला हाई कोर्ट. सो फ्यूचर ऑफ ई असेसमेंट्स, लास्ट पॉइंट है फेसलेस असेसमेंट जिसको आप कह सकते हैं. देयर वुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर रिस्क मैनेजमेंट बाय वे ऑफ ऑटोमेशन, एग्जामिनेशन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. हाँ जी, तो अब असेसमेंट डिजिटली होंगे जिसमें यूज़ की जाएगी टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड मशीन लर्निंग्स. The assessment scheme introduces the concept of team-based assessments with dynamic jurisdiction, which would bring about transparency, efficiency, and standardization of procedures by eliminating the human interface between taxpayers and the income tax department. हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लाया जाएगा जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी और स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होगा, जिससे जो ह्यूमन इंटरफेस होता है बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बहुत अच्छे लेवल तक एलिमिनेट किया जाएगा. दिस इज द फ्यूचर ऑफ ई प्रोसीडिंग्स, दैट इज फेसलेस असेसमेंट्स. देयर वुड बी NESE मतलब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर्स इन दिल्ली टू बी हेडेड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसके अपने बॉस होंगे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. उसके बाद 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स होंगे. हाँ जी, 8 हैं. मैंने पहले 4 और 5 मेरे को ध्यान रह गया था, बट इट इज़ 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे जो कि होंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, विच वुड कंप्राइज असेसमेंट यूनिट्स, रिव्यू यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स एंड वेरिफिकेशन यूनिट. हर 8 रीजनल असेसमेंट सेंटर्स में ये 4 तरीके की यूनिट, असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट और वेरिफिकेशन यूनिट्स बनाई जाएंगी. असेसमेंट यूनिट ओवरऑल असेसमेंट देखेगी, रिव्यू यूनिट अगर कोई मैटर या पॉइंट असेसमेंट का रिव्यू होना है तो वो रिव्यू यूनिट देखेगी, टेक्निकल यूनिट टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेगी, और अगर कोई वेरिफिकेशन होना है, फॉर एग्जांपल किसी के डेटर या क्रेडिटर के बैलेंसेस का वेरिफिकेशन होना है, तो वो वेरिफिकेशन यूनिट्स टेक केयर करेगी. नेक्स्ट, नो ह्यूमन इंटरफेस विद द डिपार्टमेंट वुड बी अ गेम चेंजर. दिस इज द की पॉइंट ऑफ द फेसलेस असेसमेंट के जो डिपार्टमेंट और असेसी का जो इंटरफेस है उसको जो हटाया गया है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सर वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है. और इसकी वजह से
इनकम टैक्स लिटिगेशन का फ्यूचर, इनकम टैक्स लिटिगेशन का फेस आगे जाके बहुत अच्छे लेवल पे बदलने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय।